स्टार्ट है। हेलो भाई, चलिए आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले लेक्चर 1 लेक्चर 2 आपको अपलोड हो चुका है, आप जाकर देख सकते हैं। रेशियो में हम लोग पार्ट 1 स्टार्ट किए थे। पहला पार्ट जिसका हमने नाम रखा है बेसिक। इस बेसिक में आपका टाइप कौन सा चल रहा था, ये देख लीजिए। ये सब करवा चुका था ना, ये सब हो चुका था। अब पता नहीं कौन सा टाइप था, देख लीजिएगा आप टाइप जो भी हो। खैर, देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, बनाइए इसको। बताइए, कह रहा कि ए अनुपात बी बराबर, देखिए स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखेगा तो आप वीडियो पॉज करके आराम से पहले देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप ट्राई करिए, अगर नहीं बने तो फिर तो मैं सॉल्यूशन बताता ही हूँ। कह रहा कि ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी बराबर ई अनुपात एफ है और सभी का वैल्यू 1:2 है, तो आपसे इसका मान पूछ रहा है। देखिए मैंने लास्ट क्लास में ही आपको बताया था कि यदि आपको रेशियो दिया जाए, और रेशियो में ही उत्तर आपसे मांगा जाए तो सीधे आप वैल्यू को रख सकते हैं। शर्त यह है कि यूनिट समान होना चाहिए, और इसमें यूनिट समान है तो आप सीधे सीधे इसके मान बैठा दीजिए। देखिए कह रहा है कि ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी बराबर क्या है, सी अनुपात डी बराबर है ई अनुपात एफ, ये बराबर है 1:2। ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ से क्या पता चला कि अगर आप ध्यान से देखिए तो सबका पहला टर्म जो वैल्यू ए का है, जो मान ए का है वही मान सी का होगा, वही मान ई का होगा, और ये सब मान 1 के बराबर होगा। जो मान बी का है वही डी का होगा, वही एफ का होगा, और ये मान किसके बराबर है, 2 के बराबर। तो बस इसमें बैठा तो देना है। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि पी ए प्लस क्यू सी प्लस आर ई अनुपात, आपसे पूछ रहा है पी बी प्लस क्यू डी प्लस आर ई, बैठा दीजिए। देखिए ए का मान आपको पता ही है, जो मान ए का है वही मान किसका होगा, सी का होगा, और वही मान ई का होगा, और सबका मान कितना है, 1 है। तो यहाँ पर आ जाएगा P प्लस क्यू प्लस आर। क्या किए सर, ए के जगह 1 रखे, सी के जगह 1 रखे, और आर के जगह 1 रखे। तो जब सबका मान 1 1 रखे तो P प्लस क्यू प्लस आर ही बचा। इधर देखिए B का मान जो होगा वही मान D का होगा, और वही मान F का होगा, और ये वैल्यू कितना है, 2 है। तो यहाँ पर देखिए P इंटू 2 प्लस क्यू गुने 2 प्लस आर गुने 2, ये है ना। और यहाँ पर आप क्या कीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए। तो जब 2 कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पर भी बचेगा P प्लस क्यू प्लस आर, बचेगा कि नहीं। तो यहाँ देखिए P प्लस क्यू प्लस आर ये अनुपात है, और नीचे दिख रहा है यहाँ पर P प्लस क्यू प्लस आर अनुपात, यहाँ 2 कॉमन ले लीजिए, इधर भी बचेगा P प्लस क्यू प्लस आर, और ये P प्लस क्यू प्लस आर से ये P प्लस क्यू प्लस आर गया, वैल्यू कितना हुआ, 1:2। सही है। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। अगला क्वेश्चन बनाइए। अब थोड़ा आप भी मेहनत किया कीजिए। बना लिए, चलिए मैं बताता हूं। क्वेश्चन ये है सर, स्क्रीनशॉट इसको मार लीजिएगा। देखिए कह रहा है कि सर a प्लस बी का और a प्लस बी अनुपात a माइनस बी, इसका मान दिया हुआ है आपको 4:1, इसका मान दिया हुआ है 4:1। तो आपसे पूछ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से तो आपको पता ही है ना, मैं लास्ट क्लास में आपको बताया था कि 2 संख्याओं का अगर योग दिया है और उसका अंतर दिया है तो आप आराम से पहली संख्या यानी a निकाल सकते हैं। दोनों को जोड़ दीजिए, बटा 2 कर दीजिए, और दूसरी संख्या भी निकाल सकते हैं, दोनों को घटा दीजिए, 4 में से गया 3 बटा 2 कर दीजिए।
अब इन दोनों की मदद से आप a अनुपात b निकाल लीजिए। a का मान पता है, b का मान पता है, तो a अनुपात b नहीं निकाल लोगे? 5/2 अनुपात 3/2, 2 गया, कितना आएगा? 5/3। अब बताइए a और b का हमें रेशियो पता है और उत्तर भी किस में मांग रहा है? रेशियो में ही। डायरेक्ट बैठा दे? नहीं, ध्यान रखना होगा यूनिट। अगर यूनिट देखिएगा तो देखिए यहाँ भी पावर 2 है, यहाँ भी पावर 2 है, यहाँ भी पावर 2 है, यहाँ भी पावर 2 है। सर यूनिट समान है, डायरेक्ट आप वैल्यू बैठाकर उत्तर निकाल सकते हैं। तो रख दीजिए, ए स्क्वायर का मतलब हो गया 5 का स्क्वायर 25, बी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, यहाँ हो जाएगा ए का स्क्वायर 25 और -9, कितना हो जाएगा? 25 5 30 और 4 34। और इधर बताइए 25 में से 9 गया, 25 में से 9 कितना आएगा? हे भगवान, कैसे कैलकुलेशन करेगा तुम लोग जी? हैं? ऑप्शन नहीं है? तो ऑप्शन नहीं है तो क्या दिक्कत है? 25 में से आप 9 घटाइए, 25 में से सर 5 घटाइएगा तो 20 आएगा, 4 और घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा? 16। 2 से काट दीजिए, अगर ये कटता है 17 और ये 8, कितना आया? 17/8। उतार लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को बनाइए आप। इसमें देख लेता हूँ और क्वेश्चन तो नहीं है नीचे, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, इसे बनाइए। आप वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद इसको बनाइए, ठीक है? अब मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ, देखिए और मिला लीजिए अब अपना उत्तर। कह रहा है कि a अनुपात b का जो मान है ना सर, ये वही है जो c अनुपात d का है। चलिए अच्छी बात है। आपसे पूछा कि ma प्लस nc, बहुत पुराना ये क्वेश्चन पूछा गया है। ma प्लस nc बटा mb प्लस nd, इसका मान बताइए। तो देखिए a का मान किसके बराबर है? c के बराबर। और b का मान किसके बराबर है? d के बराबर। ठीक है, a का मान किसके बराबर है? c के बराबर, और b का मान d के बराबर है। बस इसमें आपको करना क्या है कि किसी एक को हटा दीजिए, क्योंकि अगर आप ऑप्शन को देखिए, यहाँ m अनुपात n है, यहाँ a अनुपात b है, यानी किसी न किसी को हटाया है जरूर, क्योंकि m अनुपात n तभी आएगा ना, m और n में रिलेशन तब आएगा जब a c ये सबको हटाया जाए। तो आप भी किसी को हटाइए, किसी एक को हटा कर देखिए, आप आज़ाद हैं। ma प्लस c की जगह क्या रख सकते हैं? a रख सकते हैं, तो यहाँ हो गया na बटा mb प्लस, तो d की जगह क्या रख दीजिए? b रख दीजिए, तो nb। अगर आप ऐसा करते हैं तो देखिए दोनों साइड में a है, तो a कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेकर आप, कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना, बात समझ रहे हैं? तो भाग दीजिएगा, a से इसमें भी भाग दीजिएगा, a इसमें से भी भाग दीजिएगा, a कट गया तो बचा m प्लस n। यहाँ पर आप b कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा m प्लस n, और देखिए m प्लस n से m प्लस n गया, आपका उत्तर हो गया a बटा b या a अनुपात b। कौन सा ऑप्शन है? B4 भागलपुर, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नीचे क्वेश्चन नहीं है ना? ठीक है। हाँ, ये भी टाइप अच्छा है, और जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था ना कि 99.9% बच्चे वही छोटी छोटी बातों को सम्मान नहीं देने के कारण कुछ गलतियां करते हैं। इसमें भी आप गलती करिएगा, नॉर्मली गलती करते ही बच्चे। बनाकर देखिए आप, फिर मैं आपको बताता हूँ। बनाइए। उम्मीद है आपने ट्राई किया। अब मैं आपको समझाता हूँ आराम से। ये टाइप कौन सा आ गया? जी। देखिए सर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि x बटा 4 बराबर y बटा 9 है। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि x प्लस 16 का मान अनुपात y प्लस 36 का मान कितना होगा? देखिए कहिएगा सर इसमें कौन बड़ी बात है। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये दोनों राशि क्या है? बराबर के रूप में है, और हम इसे अगर रेशियो में लिखना चाहते हैं तो इसका जो गुणांक है ना, क्या है? 1/4 है। तो इसको पलट दीजिए, 1/1/4। आप रेशियो का लास्ट लेक्चर दोनों पहले देख लीजिए।
उसमें सब कुछ बताया गया है। तो 1/1/4 गुणांक ऊपर चले जाएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 4 और ये हो जाएगा 9। तो आपको रेशियो मिल गया। सर x का वैल्यू मिल ही गया, y का वैल्यू मिल ही गया, इसमें क्या बैठा देता हूँ। यहाँ हो जाएगा x का वैल्यू 4 + 16, 4 + 16, और यहाँ पर रख देते हैं y का मान 9 + 36, और आप कहिए कि सर ये हो जाएगा 20 अनुपात, और ये हो जाएगा 36, 4 40 और 5 45। 5 से काटिएगा तो 5 का 20 और 5 45, यानी आपका आंसर क्या हो गया 4:9। ठीक है, अरे बोलिए। और कह रहा कि ठीक है। देखिए आपका ये उत्तर सही है, आप साइड में चाहे तो लिख सकते हैं, उत्तर सही है, कॉमा, लेकिन तरीका गलत है। उत्तर सही है, कॉमा, लेकिन तरीका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अभी भी मैंने कहा ना आपको, आप छोटी छोटी बातों को सम्मान ही नहीं देते हैं। रेशियो का बेसिक जानकारी आपको है ही नहीं। आप अगर इसका उत्तर 4:9 लाते हैं तो मैंने कहा कि इसका उत्तर 4:9 तो आएगा, लेकिन तरीका गलत है आपका लाने का। मैं इस बात को आगे वेरीफाई करूंगा। पहले आप दूसरा क्वेश्चन बनाइए। ये पहला हो गया ना, ये पहला क्वेश्चन हो गया। आप दूसरा जरा बनाइए। दूसरा देखिए सर, दूसरा क्या है? दूसरा क्वेश्चन ये है कि x/3, क्वेश्चन नंबर 2, x/3 बराबर है y/7। तो यहाँ से मेरे दोस्त आप x और y में आप रेशियो लिख सकते हैं, और वो हो जाएगा 3:7। अरे बोलिए, सही है ना? अब आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है कि x + 4 का मान और y + 9 का मान बताइए। कहिए कि सर x का मान 3 है तो 3 + 4, और यहाँ आ जाएगा 7 + 9, तो कहिए कि हो जाएगा 7:16। और मजे की बात बताएं, ये भी आपको ऑप्शन में दिख रहा है, लेकिन आपको बताएं क्या, खूब प्यार से काटिए ये सब। और साइड में आप चाहे तो लिख सकते हैं कि तरीका गलत तो था ही, तरीका गलत तो था ही, कॉमा, आंसर भी गलत आया, आंसर भी गलत आया। सर क्या लोचा है इस बार? क्या दिक्कत है सर? रेशियो दिया है, रेशियो पूछ रहा है, यूनिट भी ठीक ठाक समान लग रहा है, चुपचाप उस पर बैठा दिए। तो एक बार कह रहे हैं कि ये आंसर सही है लेकिन तरीका गलत है, इस बार आप कह रहे हैं कि तरीका भी गलत है, और क्योंकि गलत तो तरीका था ही है, और आंसर भी गलत आया। इस बात का वेरिफिकेशन आपको करने के लिए आपको एक छोटी सी बात आपको समझाना होगा, बहुत छोटी बात है, और वापस मैं इन्हीं उदाहरण पे फिर से आऊँगा। समझिए, आप चाहे तो इसको लिख लीजिए, पहले आप इसे स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं इस बात को आपको क्लियर करता हूँ और अच्छे से। एक सिंपल सा नोट लिखिए। अच्छा एक बात बताइए, रेशियो होता क्या है? बार बार मैंने आपको बताया कि रेशियो एक ऐसी मान होती है जो निश्चित नहीं होता है। तो जब रेशियो का मान निश्चित नहीं होता है तो उसको किसी भी निश्चित मान के साथ कैसे जोड़ सकते हैं? बचपन में आपको याद है, अगर आप गवर्नमेंट स्कूल से अगर आपने शिक्षा दीक्षा ली है तो आपको एक हिंदी माध्यम वाले शिक्षक पढ़ाते होंगे, मैथ्स पढ़ाने वाले टीचर, वो आपको ऐसे बोलते थे कि गाय को गाय के साथ जोड़ घटाव करो, बैल को बैल के साथ, गधे के गधे के साथ। मतलब x का जोड़ घटाव जब भी करोगे तो x के साथ, y का जब भी करोगे तो y के साथ। यही चीजें हैं, कभी भी अगर निश्चित मान का जोड़ घटाव करना है तो निश्चित मान के साथ करोगे, ना कि अनिश्चित मान को निश्चित मान के साथ करोगे। ऐसा ही चीज परसेंटेज में भी होता है। जब कभी भी अगर मान लीजिए कि बीच में बराबर का साइन है, इधर परसेंटेज का भी साइन है और इधर भी परसेंटेज का कोई डाटा लिखा हुआ है, और जोड़ घटाव करना है तो परसेंटेज वाला डाटा का जोड़ घटाव किसके साथ होगा?
परसेंटेज वाला डाटा के साथ, क्योंकि परसेंटेज का भी मान क्या होता है, अनिश्चित ही होता है, रेशियो का भी मान क्या है, अनिश्चित ही है। तो जरा देखिए, तो यही नोट है, रेशियो के साथ एक नोट लिख लीजिएगा, रेशियो के साथ किसी भी निश्चित मान को, रेशियो के साथ किसी भी निश्चित मान को जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है, जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है। इसका रिवर्स भी सही है। रिवर्स सही है मतलब अगर आपका मान निश्चित है तो उसके साथ किसी रेशियो के टर्म को जोड़ नहीं सकते हैं और घटा नहीं सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आपका क्वेश्चन क्या था? मैं एक बार फिर से आपको क्वेश्चन पर आता हूँ, समझाता हूँ। इससे पहले एक चीज़ और इसमें लिखवा देता हूँ। मैंने कहा कि रेशियो के साथ किसी भी निश्चित मान को जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है, तो क्या करेंगे? यदि कभी हमें जोड़ना या घटाना हो तो क्या करेंगे? तो निश्चित को निश्चित के साथ जोड़ा जा सकता है ना, और रेशियो को निश्चित आपको बनाने आता है, तो पहले उसे निश्चित बना लीजिए और फिर किसी निश्चित संख्या के साथ जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। तो वही बात है। तो पैराग्राफ चेंज करके आप लिख लीजिए, मैंने कहा रेशियो के साथ किसी भी निश्चित मान को जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है, इसलिए रेशियो यानी अनुपात के पद को पहले निश्चित करो, क्योंकि अगर आप इसे निश्चित कर दीजिएगा ना मेरे दोस्त, तो आराम से निश्चित मान के साथ जोड़ या घटा सकते हैं। करेंगे सर कि बड़ी चीज़ बता रहे क्या, छोटी बात को आपको पता ही नहीं है तो आपके लिए बड़ी बात हो जाएगी। यही सब छोटी छोटी बातें हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, आप बना रहे होंगे तो आपको खुद पता चला होगा कितनी छोटी छोटी आपकी बातें नहीं पता है। मैं वापस उदाहरण में वही एग्जाम्पल लूँगा। पहले ये दिखाइए कि पहला था क्या, थोड़ा नीचे करने दीजिए मुझे। पहला क्वेश्चन ये था कि x अनुपात y का मान है 4:9, तो आपसे पूछा था x + 16 अनुपात y + 36। यही बता दे क्या? चल थोड़ा नीचे ही करके बताते, रुक जाइए। x अनुपात y का मान था 4:9, तो आपसे पूछा था x + 16 अनुपात में था y + 36। अब मैंने कहा कि आपने कहा कि देखिए x का मान 4 है, y का मान 9 है, चुपचाप बैठा दीजिए। जरा देखिए तो x का मान 4 है, क्या रेशियो में है या निश्चित में है? ये रेशियो में है ना। और अगर ये रेशियो में है और ये 16 क्या है, ये निश्चित मान है। ये 16 एक फिक्स्ड वैल्यू है, ये बदल नहीं सकता। x का ही मान यहाँ बदल सकता है, ये नहीं बदलेगा। ये 36 एक निश्चित मान है, ये बदल नहीं सकता। तो इसके साथ जब भी जोड़ या घटाव होगा तो किसका होगा? निश्चित मान का ही होगा। तो आप इसको पहले निश्चित करिए, तरीका तो यही है। तो निश्चित करना आप जानते हैं, किसी भी वेरिएबल से गुना कर दीजिए। जैसे मैंने x से गुना किया तो ये 4x हो गया और ये 9x हो गया। अब यहाँ पर रख दीजिए। अब ये निश्चित है तो आराम से रख दीजिए। इसलिए x + 16 कितना हो जाएगा? 4x + 16 अनुपात y + 36 कितना हो जाएगा? 9x + 36। थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं इसको। तो यहाँ से अगर आप नोटिस करिएगा मेरे दोस्त, यहाँ से आप 4 कॉमन ले सकते हैं। तो 4 कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेने का मतलब इन दोनों में भाग लगाइए। तो 4 से भाग लगाइए दिएगा तो यहाँ बचेगा x, प्लस 4 से 16 में भाग लगाइएगा तो बचेगा 4। उसी तरह से यहाँ 9 और 36 में कॉमन होगा 9। अगर 9 कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा x + 4, और ये x + 4 कट गया, तो आपका उत्तर कितना आ गया? 4:9। यही कारण है कि मैंने आपको बताया था कि इसका उत्तर पहले भी यही था। तो इत्तेफाक था आपका, तुक्का मात्र थी कि आपका उत्तर सही आ गया, लेकिन तरीका गलत था।
तरीका यही सही है। यदि वो तरीका सही है तो जो दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया ना उसमें लगा कर देखिए, अभी आपको पता चल जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल क्या था, मैं वही करवा देता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल लिखना है तो लिख लीजिए। देखिए मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल वहीं पे करवाता हूँ। यही है ना, यहीं पे आपको करवाता हूँ दूसरा एग्जाम्पल। इसको पहले मिटा देते हैं। देखिए यहाँ बोला मेरे दोस्त कि x/3 बराबर y/7 है, तो यहाँ से x अनुपात y कितना हो जाएगा, 3:7। आपसे पूछा क्या था, आपसे पूछा है यही कि x+4 अनुपात y+9 इसका मान बताइए। तो आपने क्या मान लगाया था, 7:16, ये ना। देखो x की जगह क्या रखे आप, 3, और y की जगह क्या रखे आप, 7। तो यहाँ हो जाएगा 3 + 4 7 और 9 7 16, 7:16। मैंने कहा कि तरीका तो ये पहले से ही गलत था और आंसर भी गलत आया, क्योंकि देखिए अगर इसे सही से बनाएंगे तो अभी क्या होता है सर, सबसे पहली बात है कि ये रेशियो है और ये निश्चित है। तो रेशियो वाले टर्म के साथ किसी निश्चित मान को जोड़ना या घटाना अलाउ है ही नहीं। तो आप सबसे पहले इसे निश्चित करिए। तो निश्चित करने आता है। अब x का मान निश्चित है, फिक्स्ड है कि कितना होगा, 3x। y का मान निश्चित है, फिक्स्ड हो गया कितना, 7x। और यहाँ पर आप बैठा दीजिए, तो x हो जाएगा 3x + 4 और y हो जाएगा 7x + 9। पहले जानते क्या था, पहले कॉमन हम ले पाए थे और इस बार कॉमन ले ही नहीं पा रहे। यहाँ क्या कॉमन लोगे, 3 और 4 में क्या कॉमन है। तो जब यहाँ कॉमन ही नहीं ले पाओगे और आपने जो x माना था वो जस का तस रह ही गया, यानी इसका एक्चुअल में उत्तर होगा ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो ये टाइप भी ध्यान रखिएगा, जब कभी भी रेशियो के टर्म के साथ किसी निश्चित मान को जोड़ना या घटाना हो तो पहले निश्चित करके ही बनाएं, डायरेक्ट मत बैठा दे। बैठाने से हो सकता है कभी कभार आपका आंसर सही आ जाए तुक्के के साथ, जैसे पहला क्वेश्चन में आ गया था। इसलिए मैंने उसमें लिखवाया था कि आंसर तो सही आया, तरीका गलत था। और दूसरे क्वेश्चन में देखिए तरीका तो गलत था ही, आंसर भी गलत आया। सही इसका उत्तर होना चाहिए ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इस वाले पोर्शन को आप 1-2 बार क्लिक करके फिर से देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आप बनाइए इसको। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके बाद टाइप H स्टार्ट हो जाएगा। करा कि यदि A अनुपात B का मान है, थोड़ा इसको नीचे ले आते हैं। A अनुपात B का मान है 5:7 और C अनुपात D का मान है 2A/3B। अच्छा, तो आपसे पूछा है AC अनुपात BD का मान कितना होगा। निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते सर। C का मान कितना होगा 2A और A का मान कितना कह रहा है 5, तो रख दीजिए 2 × 5। उसी तरह से 3B, B का मान कितना है 7, तो यहाँ रख दीजिए 3 × 7, कितना आ जाएगा 10 और 21। ये आपका हो गया वैल्यू किसका, C अनुपात D का। और अब यहाँ पर बैठा दीजिए। देखिए रेशियो दिया है, रेशियो ही पूछ रहा है। क्या है, AC अनुपात BD क्या है, रेशियो ही है ना। तो रेशियो देकर आपसे रेशियो ही पूछ रहा है, क्या करेगा, डायरेक्ट वैल्यू बैठाइए, क्योंकि यूनिट समान है। देखिए 112 112 यूनिट समान है, सीधे सीधे बैठा दीजिए। तो A का मान कितना आया, A का मान बोल रहा है 5 और C का मान आया 10। उसी तरह से B का मान आया 7 और D का मान आया 21। तो ये हो जाएगा 50 अनुपात, यहाँ हो जाएगा 147। कौन सा ऑप्शन है, भागलपुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, अब आपका जो टाइप H है ना, ये प्रोपोर्शन के बारे में है। तो मैं पहले आपको थोड़ा सा
प्रोपोर्शन के बारे में समझा देता हूं, फिर वापस फर्दर इस क्वेश्चन पर हम आएंगे। हेडिंग लिखिए प्रोपोर्शन, PROPORTION, प्रोपोर्शन, इसे कहते हैं समानुपात। इसे कहते हैं समानुपात। ठीक है, सबसे पहले जरा इसे परिभाषा देख लेते हैं। बहुत छोटा चीज है, बहुत छोटा चीज है प्रोपोर्शन। मुश्किल से ना मुझे इसमें 10 मिनट लगेगा, देखिएगा पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि जितना इसको लंबा चौड़ा बताना चाहिए उतना है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन बनने से मतलब है ना, देखिए तुरंत बन जाता है। परिभाषा ये कहता है कि जब दो अनुपात आपस में बराबर हो, जब दो अनुपात आपस में बराबर हो, कॉमा, तो उसे समानुपात कहते हैं। तो उसे समानुपात कहते हैं। जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो उसे समानुपात कहते हैं। मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं। पहले देखिए, कहने का क्या मतलब है सर? कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि 1:2 है और इधर लिखता है, सपोज करिए कि आपको 2:4। तो अगर ध्यान से देखिएगा कि अगर ये 1:2 है तो ये भी क्या है, 2 से अगर काटिएगा तो ये भी 1:2 ही है। तो ये अनुपात और ये अनुपात दोनों क्या है, बराबर में है, तो इसी को हम कहते हैं समानुपात। अब चूंकि ये जो सिंबल है ना, ये बराबर के लिए यूज हो रहा है, तो यहां पर एक समानुपात के लिए एक स्पेशल सिंबल का यूज होता है, मैं आपको बताता हूं। ये जो बराबर है ना, इसके स्थान पर ऐसे 4 डॉट दिखा देगा, और इसका शाब्दिक अर्थ कुछ और नहीं, इसका शाब्दिक अर्थ बराबर ही होता है। चलिए मैं आपको और उदाहरण दिखाता हूं। जैसे अगर आपको कहता है कि x और y ये 2 अनुपात हैं और इसका जो मान है ना, ये बराबर है a और b के। ये मान और ये मान दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो ये जो बराबर के साइन है ना, इस पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 बूंद, 4 गो डॉट देकर। जैसे 2 डॉट होता है अनुपात का ना, वैसे 4 डॉट दे देगा। यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x/y समानुपात a/b। अब सवाल उठता है कि इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं? तो बड़ी सिंपल है, आप 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तो तरीका ये है कि देखिए, इस समानुपात वाला जो साइन है, ये जो चिन्ह है, इसका नज़दीक का गुना नज़दीक से कर दीजिए और दूर का गुना दूर से करिए। यानी y × a बराबर होगा x × b। और नहीं तो आप ऐसे समझिए कि सर x/y कुछ नहीं है, x/y है, और a/b कुछ नहीं है, a/b है, और ये जो 4 डॉट कुछ और नहीं है बीच में, बराबर का साइन है। तो क्रॉस गुना करिए, इसको इसमें गुना करिए और इसको गुना करिए। ये तो सॉल्व करने आता है ना। तो x × b बराबर आपका आ गया y × a। देखिए दोनों एक ही चीज है। तो समानुपात कुछ और नहीं है, जब कभी भी अगर आपको 2 अनुपात आपस में बराबर हो तो उसे समानुपात कहते हैं। और समानुपात को सॉल्व करने का तरीका क्या है, नज़दीक का गुना नज़दीक से या दूर का गुना दूर से, या फिर ऐसे करके आप कर लीजिए। अब देखिए, इसमें मुख्य रूप से ना आपको 2 ही तरह के सवाल आते हैं। जैसे देखिए, यहाँ समानुपात में कितने टर्म दिख रहे हैं, 1 2 3 4। तो आपको 2 तरह के क्वेश्चन देते हैं, यदि 4 टर्म दिया जाए या फिर 3 टर्म दिया जाए। तो एक ही साथ क्लियर कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादा इसमें क्या करना है, सवाल बनाने से मतलब है। देखिए, एक पहला केस होता है, ठेठ भाषा में समझ लीजिए, यदि
4 टर्म, यदि 4 टर्म यानी पद दिया जाए, यदि 4 टर्म यानी 4 पद दिया जाए, यानी ए बी सी डी ये ऐसे मान है जो कंटिन्यू प्रोपोर्शन में हो। अगर कंटिन्यू प्रोपोर्शन नहीं समझ में आ रहा है तो सीधा सीधा समझ लीजिए कि यदि समानुपात में आपको 4 टर्म दिया जाए तो देख लीजिए कैसे सॉल्व करते हैं। सिंपल सा है, 4 टर्म ऐसे दे देगा ए अनुपात बी और इधर दे देगा सी अनुपात डी, और ये दोनों ऐसे लिख देगा। तो यदि अगर आपको 4 टर्म दिया जाए तो सॉल्व करने का तरीका तो आप जान चुके हैं, नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर का गुना दूर से, यानी b इंटू सी बराबर हो जाएगा a इंटू डी। एक तो ये है। दूसरा, अगर नाम में जाते हैं तो नाम यही है कि a को हम कहते हैं प्रथमा समानुपात या प्रथम समानुपात, ये सिर्फ नाम है। b को हम बोलते हैं द्वितीय समानुपात, सेकेंड प्रोपोर्शनल वैल्यू, द्वितीय समानुपात। c को कहते हैं तृतीय समानुपात, थर्ड प्रोपोर्शनल वैल्यू, और प्रथम समानुपात को कहते हैं इंग्लिश में फर्स्ट प्रोपोर्शनल वैल्यू, और डी को कहते हैं चतुर्थ समानुपात। ये सब संस्कृत के शब्द हैं, चतुर्थ समानुपात। सिर्फ नाम है। अब देखिए, इसके नाम पर मत जाइए, जो जरूरी का चीज है मैं वो आपको बताता हूं। आपको प्रश्न कैसे आते हैं पता है? आपको बोलेगा ना कि 2-3 संख्या दे देगा, जैसे ए बी दे दिया, आपको बोलेगा तृतीय समानुपात बताइए, और एक और डी दे देगा। इनका देखिए जो पोजीशन है ना उसको ध्यान रखिए। जैसे पहला समानुपात ये इसलिए है क्योंकि ये पहले स्थान पर लिखा हुआ है, ये द्वितीय समानुपात इसलिए है क्योंकि ये दूसरे स्थान पर है, इसके बाद ये तृतीय समानुपात इसलिए है क्योंकि ये तीसरे स्थान पर है, और ये चतुर्थ समानुपात इसलिए है क्योंकि चौथे स्थान पर है। अगर आपको मान लीजिए 3 टर्म दिया हो और बोल देगा कि द्वितीय समानुपात ज्ञात करिए, तो द्वितीय समानुपात ज्ञात करिए यानी दूसरे स्थान पर आपको कोई संख्या मान लेना है, क्योंकि आपसे बोला कि द्वितीय समानुपात बताइए क्या होगा, और बोलिएगा कि हमको पता नहीं है, वही तो निकालना है। तो मान लीजिए कि द्वितीय समानुपात पर x होगा, तो उसको लिखिएगा कहाँ? दूसरे स्थान पर, यानी पहले संख्या के ठीक बाद। फिर बोलेगा कि तृतीय समानुपात बताइए, तो तृतीय समानुपात कहाँ लिखिएगा? कहेगा सर तृतीय समानुपात हमें निकालना है, तो तृतीय समानुपात जब भी लिख लेगा तो तीसरे स्थान पर कुछ मान कर निकाल लीजिएगा। ये समझ में आएगा उदाहरण से। जैसे मैं एक उदाहरण आपको यहीं पर दे देता हूं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन करवाएंगे, एक छोटा सा उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। आपको बोलेगा 1:2 समानुपात 3:4। अगर मान लीजिए ये वैल्यू दिया, अब इसी में क्या करेगा ना, आपसे बोलेगा कि मान लीजिए कि द्वितीय समानुपात निकालना है, तो कहिए कि सर द्वितीय समानुपात मान लीजिए हमें नहीं पता है, तो क्या करना होगा? दूसरे स्थान पर x मान लेना होगा। और सॉल्व करने का तरीका जानते हैं, नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर का गुना दूर से, यानी 3 इंटू एक्स बराबर 4, तो x बराबर हो जाएगा 4/3। अगर आपको मान लीजिए मेरे दोस्त इसी उदाहरण में 1:2 समानुपात 3 बोलेगा चतुर्थ समानुपात बताइए, तो देखिए पहले स्थान पर, ये दूसरे स्थान पर, ये तीसरे स्थान पर, तो चतुर्थ समानुपात पूछ रहा है, यानी चौथे स्थान पर मान लीजिए x होगा, और ये x का मान नहीं निकाल सकते हैं, आराम से निकाल लीजिए, नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर का गुना दूर से, यानी 6 बराबर होगा 1 इंटू एक्स, द्वितीय 6 बराबर 1 इंटू एक्स, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 6। x बराबर कितना आ जाएगा? 6। बात समझ में आई? तो यदि अगर आपको 4 टर्म दिया जाए तो यही इतनी सारी जानकारी बहुत काफ़ी है। थोड़ी सी बात को अगर और आगे बढ़ाते हैं, केस 2, ये केस 1 हो गया। यदि आपको 4 टर्म दिया जाए, केस 2 देखिए, यदि 3 टर्म या फिर कहो 3 पद दिया रहे, यदि 3 टर्म दिया रहे, जैसे मान लीजिए ए बी और सी 3 टर्म दिया जाए, 3 ही टर्म हो, 4 टर्म नहीं। जैसे पिछला क्वेश्चन में था ए बी सी डी, यदि 4 टर्म दिया जाए
तो सॉल्व करना आसान होता है, a अनुपात b और उधर लिख दीजिए c अनुपात d और बीच में हो गया बराबर का साइन। लेकिन यदि 3 टर्म दिया जाए, 3 ही टर्म हो तो क्या करेंगे, तो इसको 4 टर्म बनाएंगे। और कैसे बनाते हैं, जो बीच वाला है ना उसको 2 बार लिखते हैं। आप चाहे तो इसको ठेठ भाषा में लिख लीजिए, बीच वाला को 2 बार लिखते हैं, या 2 बार लिखकर हल करते हैं। हल मतलब सॉल्व करते हैं। बीच वाला को 2 बार लिखकर हल करते हैं। जैसे सर, जैसे देखिए सर, यहाँ 3 ही टर्म है ना, तो बीच वाला को 2 बार लिख दो, a अनुपात b, 1 मिनट, a b, इस बीच वाला को 2 बार लिख दो, एक बार और b लिखो और फिर c लिख दो, और कुछ नहीं करना। ये दोनों अनुपात आपस में समानुपात होंगे, यानी बराबर का चिन्ह होगा। तो नजदीक का गुना नजदीक से, दूर का गुना दूर करिए, क्योंकि अब ये पहला टाइप बन गया जो केस 1 था, 4 टर्म हो गए। तो कैसे करते हैं, b गुने b यानी b स्क्वायर बराबर a इंटू सी। तो यहीं से आ गया b बराबर, ये जो रूट है ना इधर आ जाएगा a इंटू सी, ये स्क्वायर चला जाएगा इधर तो क्या बन जाएगा अंडर रूट, तो b बराबर अंडर रूट ए सी। यही कुछ लोग फॉर्मूला के रूप में याद रखते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि याद मत रखिए। अगर 3 टर्म दिया जाए तो बीच वाला टर्म को 2 बार लिख दीजिए। इससे क्या होगा कि 4 टर्म हो जाएंगे और पहले दोनों का अनुपात अगले दोनों के अनुपात के बराबर होगा, क्योंकि ए बी सी कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है और उधर था ए बी सी डी कंटिन्यू प्रोपोर्शन में। एक मैं इसमें भी उदाहरण आपको, उदाहरण नहीं, यहाँ पर पहले इसका नाम देखिए, इसका नाम जानना जरूरी है। जैसे उसमें ए का नाम था प्रथम समानुपात, बी का नाम था द्वितीय समानुपात, सी का नाम था तृतीय समानुपात और डी का नाम था चतुर्थ समानुपात। इसका नाम जरा देखिए, ए का नाम है प्रथम समानुपात, ए का नाम है प्रथम समानुपात यानी फर्स्ट प्रोपोर्शनल वैल्यू। बी का नाम है मध्य समानुपात, इसके लिए एक स्पेशल नाम होता है मध्य समानुपात, इसको इंग्लिश में कहते हैं मीन प्रोपोर्शन या मीन प्रोपोर्शनल वैल्यू, मीन प्रोपोर्शनल वैल्यू, मीन प्रोपोर्शनल वैल्यू, VALUE, मीन प्रोपोर्शनल वैल्यू, मध्य समानुपात। और सी हो जाएगा तृतीय समानुपात। सी हो गया तृतीय समानुपात। अगर आपसे कोई पूछे कि मीन प्रोपोर्शनल मान कितना होता है, तो यही बी का मान अभी तो निकाले थे, क्या है, यही बी है, इसी को मीन प्रोपोर्शनल कहते हैं। और बी का मान होता है अंडर रूट ए इंटू सी। अगर फॉर्मूले के रूप में कुछ लोग लिखते हैं तो यही b बराबर कितना हो जाता है, अंडर रूट ए सी। तो उम्मीद है आपका क्लियर हो चुका है। ज़्यादा कुछ नहीं है, मैंने बताया कि समानुपात होता क्या है, तो जब 2 अनुपात आपस में बराबर हो तो उसे समानुपात कहते हैं। उसके अलावा सवाल बनाने के लिए आपको जानना यह है कि यदि 4 टर्म हो तो कैसे सॉल्व करते हैं, और यदि 3 टर्म हो तो कैसे सॉल्व करते हैं। 3 टर्म हो तो बीच वालों को 2 बार रिपीट करके आप लिख दीजिए, तो अपने आप क्या हो जाएगा, 4 टर्म बन जाएंगे। और बीच वाला का नजदीक का गुना नजदीक से, दूर का गुना दूर से, उसी बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाता है, ए सी, तो बी बराबर हो जाता है अंडर रूट ए सी। चलिए अब आप आते हैं सवाल पे। उम्मीद है आपका क्लियर हो चुका है सब। आइए अब हम एक एक करके सवाल अपना देखते हैं। कहाँ चला गया, हाँ देखिए, समझिए, एक छोटा सा क्वेश्चन है, 8,18 का मीन प्रोपोर्शनल वैल्यू बताइए, यानी मध्य समानुपात बताइए। बहुत आसान है सर, देखिए 8 और 18 इसका मध्य समानुपात। अब आप कहिएगा कि मध्य समानुपात कहाँ आता है, मध्य समानुपात वहां आता है जहां 3 टर्म हो। तो बताइए, ए है प्रथम समानुपात और बीच वालों को क्या कहते हैं, मध्य समानुपात। तो ए है प्रथम समानुपात और कह रहा कि 8 और 18 का मध्य समानुपात। तो मध्य समानुपात जो आपसे पूछ रहा है उसको क्या कर लीजिए, x मान लीजिए, यही आपसे पूछ रहा है।
अरे यही ना आपसे पूछ रहा है, फिर से सुनिए। 8,18 का आपको पूछा मध्य समानुपात, फॉर्मूला हमें नहीं पता है, फॉर्मूला हमें नहीं पता। देखिए हम कैसे बनाएंगे। 8 और 18 का मध्य समानुपात, तो मध्य समानुपात का पोजीशन कहाँ था, ए बी सी में मध्य समानुपात कौन था, बीच वाला, और वही आपसे पूछ रहा है। इसका मतलब 8 और 18 के बीच वाला पूछ रहा है, उसको मान लीजिए x। और ऐसा करिएगा तो बताइए अब कितने टर्म है आपके पास, 3 टर्म है। तो अभी तो मैंने आपको बताया कि जब 3 टर्म हो तो सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, बीच वाला टर्म को 2 बार लिख देते हैं। तो 8x 18। अब बस ये तो सजाने के लिए काम है, सजाने तो सजा दीजिए, इसका कोई खास काम नहीं है। अब नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर का गुना दूर से, तो क्या आया, x इंटू एक्स यानी x स्क्वायर बराबर 8 गुने 18। तो x बराबर हो जाएगा अंडर रूट 8 गुने 18। कितना होता है ये, 144 होगा ना। 8 8 64 के 4 हासिल 6, 8 6 14। 144 का रूट कितना होता है, 12। यही आपका उत्तर होगा। हाँ ये तो सबका आंसर सही है भी करेगा, क्यों नहीं आएगा। चलिए अगला देखिए। क्या नाम है तुम्हारा, विक्की। अरे मोट प्लेट, जाके एक गिलास पानी लाओ पहले। विक्की नाम के सब मोट प्लेटे होता है। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। मोट प्लेट का अर्थ क्या है कभी बाद में इसका जिक्र करेंगे डिटेल, फिलहाल यहाँ पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यदि 1/3 अनुपात 1/x समानुपात 1, देखो सिंपल सा है। मैंने कहा ना कि ये कुछ नहीं, इसको बराबर समझ लीजिए, और नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर का गुना दूर से करिए। यानी 1/3 अनुपात x समानुपात 1/x अनुपात 1/12। तो नज़दीक का गुना नज़दीक से करिए, दूर का गुना दूर से करिए, क्योंकि देखिए ये अनुपात बराबर में है, इसी को समानुपात का सवाल हो गया। कैसे करोगे, 1/x स्क्वायर, x को x में गुना करेंगे तो, और इधर 3 में 12 से गुना करेंगे तो 36। अब इधर गुना करना चाहते हैं तो क्रॉस गुना कर दीजिए, x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6। यही आपका आंसर है, बी फॉर भागलपुर। नेक्स्ट देखिए, चलिए इसको बनाइए, तो बना लीजिएगा इसको। बनाइए इसको। उम्मीद है आपने बना लिया। अब जरा आंसर मिलाइए। सिंपल सा क्वेश्चन है सर। आपने कहा कि देखिए ये और ये दोनों अनुपात है, और ये भी अनुपात है, तो ये अनुपात बीच में बराबर है, इसलिए किसका क्वेश्चन हो गया, समानुपात का। तब सॉल्व कर लीजिए, आपके पास तरीका का कमी है, जो मन है नज़दीक का गुना नज़दीक से कर लीजिए, दूर का गुना दूर से कर लीजिए, या फिर आप ऐसे लिख लीजिए छोटे बच्चे की तरह कि 3a + 5b, ये हो जाएगा 3a - 5b, और इसका मान इधर कितना है 5/1। क्रॉस गुना करते हैं, इसको इधर गुना करते हैं और इसको इधर गुना करते हैं, क्योंकि ऐसे ही सॉल्व होता है। तो ये हो जाएगा 3a + 5b, यहाँ हो जाएगा 5 में 3 से गुना करोगे तो 15a, और माइनस आ जाएगा 25b। सर ये कैसे आया, कैसे आया, देखिए 3a - 5b है ना, इसको आप गुना 5 किए, तो ये 5 गुना इसमें भी होगा और 5 गुना इसमें भी होगा, यही तो किया हूँ। अब देखिए मैंने बताया ना, याद करिए हमारे समय में एक टीचर हुआ करते थे चौधरी सर, तो चौधरी बाबू यही पढ़ाते थे कि गाय का कैलकुलेशन किसके साथ करिएगा, गाय का साथ। तो ये 15a है और इधर 3 है, 15a में b मत घटा दीजिए, a को a के साथ घटाइए, तो 15a में से 3a गया तो 12a, और -25 भी इधर आ जाएगा तो +25 भी और प्लस b कितना हो जाएगा 30b। अब यहाँ a और b रेशियो में मांग रहा है ना उत्तर, तो रेशियो में लिख लीजिए, a अनुपात b कितना हो जाएगा, a का मान कौन, अगर 2 या 2 से अधिक राशि बराबर में है और मेरे दोस्त उसे रेशियो में लिखना चाहते हैं, तो a का मान कितना हो जाएगा 30 और b का मान हो जाएगा 12, तो 30/12। इससे छोटा और कर लीजिए, 2 से काट दीजिए 15 मरते,
और 2 से काट दीजिए 6 मरते। बताइए कौन सा आंसर है? और कटेगा, हाँ कटवे करेगा। 3 से 5 मरते और 3 से 2 मरते, 5:2। सही बात, जितना हो सके सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए रेशियो। ठीक है, इसको लिख लीजिए। अब मैं इसको यहीं पर सॉल्व कर देता हूँ, अगला क्वेश्चन को। अगला बनाइए जल्दी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है सर? कह रहा है कि 0.36, 0.48, 0.03 का द्वितीय समानुपाती। आपसे क्या पूछ रहा है? द्वितीय समानुपाती। तो द्वितीय समानुपाती कहाँ होता है? दूसरे पोजीशन पर, और वो पूछ रहा है, यानी इसको क्या मानेंगे? x मानेंगे। तो ये पहला पोजीशन होगा, यही बीच में होगा, क्योंकि अगर द्वितीय समानुपाती ये होगा तो फिर ये पूछता क्यों? ये नहीं है, आपके द्वितीय समानुपाती आपसे पूछ रहा है, तो द्वितीय समानुपाती जो पूछ रहा है ना, उसके स्थान पर आप x मान लीजिए। और अब देखिए आपको कितने टर्म हो गए? 4 टर्म हो गए। तो 4 टर्म में कैसे सॉल्व करते हैं? इसका अनुपात x के साथ होगा और इसका अनुपात 0.03 के साथ होगा, और बीच में आ जाएगा बराबर का साइन। सॉल्व करना आप जानते हैं, नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर का गुना दूर से। अब सॉल्व कर लीजिए, ये तो कैलकुलेशन है। ज़्यादा दिक्कत है तो x गुने 0.48 सब लिख दीजिए। 0.03 इंटू 0.36, x यहाँ से निकल जाएगा। देखिए यहाँ याद रखिएगा, अगर कोई चीज़ जोड़ में हो तो बराबर के साइन के उधर जाता है तो क्या बनता है? माइनस, और माइनस उधर जाएगा तो प्लस, गुना उधर जाकर भाग, और भाग उधर गुना। तो देखिए ये गुना में है ना 0.48, तो उधर भाग हो जाएगा। तो 0.03, 0.36। अरे इतना बताना पड़ता है भाई, एक से एक मोड प्लेट क्लास में बैठा रहता है, तो कैसे क्लियर होगा? और इसमें बताने में शर्मिंदगी क्या है? हमारी स्थिति तो ये होती है ना, अब अपना दिन भूलिए नहीं। बचपन में हम लोग को अपना नाम भी पीट पीट कर याद करवाया जाता था कि बताओ तुम्हारे पिताजी का नाम ये है, माताजी का नाम ये है, और वो भी हम भूल जाते थे। तो कुल मिलाकर इसमें शर्मिंदगी क्या है? सीख लेते हैं। इसको हटाइएगा तो नीचे कितना आएगा? 00। अब बताइए 12 से काट दीजिए, 12 चौका 48, 12 36। ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा 9 और नीचे होगा 4 गुने 100। और ये तो एक काम करिए ना, इसको और आसान कर सकते हैं। आपके पास कैलकुलेशन का तरीका जैसे करिए। जैसे अगर मुझे करना होता ना, तो मैं सोचता कि नीचे 00 ही आ जाए, यानी इधर नीचे भी 25 गुना कर दूं और ऊपर भी 25 गुना कर सकता हूं ना। ऐसा करूंगा तो ऊपर क्या हो जाएगा? 9 5 45 के 5 हासिल 4, 9 दूनी 18, 4 22, 222, 225, और नीचे क्या हो जाएगा? 25 गुने 4 100, और 100 है ये, यानी एक पर कितना जीरो? 4 जीरो। और अगर मुझे इसे हटाना है ये चारों जीरो को, तो ऊपर 4 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए। यही आपका उत्तर होगा। ऑप्शन दिया था क्या? इसमें ऑप्शन दिया होगा 0.0225। कौन सा ऑप्शन है? देखिए 0.02 आगे का नहीं दिया है, तो यही होगा आपका 0.02। C फॉर चाइना। ठीक है, कोई दिक्कत है? इसकी समझ में आ रहा है ना? अरे 9/4 गुने 100, अब कितना भाग लगाया, तो नीचे 25 गुना कर दिया, ऊपर भी 25 गुना। ऊपर हो जाएगा 225, नीचे होगा सब जीरो। तो नीचे सब जीरो है तो जीरो को ऊपर तो रख ही सकते हैं ना आराम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कौन था? क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जरा बताइए तो इसको। बन गया? चलिए देखते हैं। कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स माइनस वाई,
इसका पूछा आपसे तृतीय समानुपाती क्या होगा, तो तृतीय समानुपाती आपसे पूछ रहा है, यार उसको क्या मानकर हम x मानेंगे और किस पोजीशन पर, तीसरे स्थान पर। तो ये पहला समानुपाती होगा, ये दूसरा होगा, तो तीसरा आपसे पूछ रहा है। चूंकि देखो यहाँ x शब्द का जिक्र है तो हम उसको मान लो z मान लेते कि यही होगा तृतीय समानुपाती। अब जरा ध्यान से देखिए कितने टर्म हैं, 3 टर्म है। तो क्या करते हैं, बीच वाला को 2 बार करके लिखिए और सॉल्व करिए बस। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बीच वाला को 2 बार लिख दीजिए, एक्स माइनस वाई जेड। अब ये हो जाएगा, ये इसके साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात इसके साथ होगा, बीच में बराबर का साइन। सॉल्व कर लीजिए, नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर का गुना दूर से, यानी यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई गुने एक्स माइनस वाई, यानी x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू जेड ही तो निकालना है तृतीय समानुपाती। तो कितना हो जाएगा, x माइनस वाई होल स्क्वायर का मतलब ये 2 बार गुना है, तो x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला तो पता होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना होता है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। और यहाँ से देखो एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई कट गया, तो तृतीय समानुपाती का मान हो जाएगा एक्स माइनस वाई बटा एक्स प्लस वाई। देखिए अगर ऑप्शन दिखता है, देखिए एक्स माइनस वाई बटा एक्स प्लस वाई कौन है, B4 भागलपुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ बनाइए इसको, पहला क्वेश्चन जरा बनाइए तो इस दशहरा जिलेबी खिलाऊंगा। आज ही है ना दशहरा, आज पाठ खुल गया शायद, माता दुर्गा का शायद आज पाठ खुल गया ना। चलिए बना लिए, अब मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन ठीक ठाक है, कह रहा है कि a तथा c का मध्य अनुपाती b हो, तो आपसे पूछता है कि a माइनस बी का होल क्यू और b माइनस सी का होल क्यू का मान बताइए। क्वेश्चन ये है मेरे दोस्त, मैं एक बार लिख देता हूं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 6 को, कि a तथा c का मध्य अनुपाती b है। अच्छा एक बात बताओ, a और c का मध्य अनुपाती b है, तो 3 टर्म है, तो 3 टर्म है, तो यहां से आपको क्या क्या पता चलता है, यहां से आपको पता चलता है कि यदि 3 टर्म है ना, तो बीच वाला को क्या करिए, 2 बार लिख दीजिए, a अनुपात b और b अनुपात c, बीच वाला को 2 बार लिख दिए, बीच में बराबर का साइन। तो यहां से हमें 2 इन्फॉर्मेशन मिलता है। कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन, यदि a और c का मध्यानुपाती b है तो 2 इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। एक तो ये दिखाई दे रहा है कि a बटा b का जो मान होगा वही होगा जो b बटा c का होगा, एक तो ये पता चल रहा है। और दूसरा अगर गुना कर दीजिएगा तो बी स्क्वायर बराबर क्या दिख रहा है, AC। अब इसी के हेल्प से आपको निकालना है a माइनस बी का होल क्यू अनुपात b माइनस सी का होल क्यू। कैसे निकालिएगा बताइए। ट्रिग्नोमेट्री में क्लास 10th याद है, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते थे जिसमें लेफ्ट हैंड साइड से चलते थे तो राइट हैंड साइड निकलता था, और कुछ ऐसे होते थे कि जो आपसे पूछा जाता है ना उसी में हम कुछ बदलाव करते थे, और उससे हम मतलब राइट हैंड साइड से हम लोग चलते थे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। यहाँ भी कुछ इसी तरह का लॉजिक है। सर a और c का मध्यानुपाती b है और आपसे पूछा है कि a माइनस बी का होल क्यू अनुपात क्या था, b माइनस सी है, देखिए तो हाँ b माइनस सी का होल क्यू, a माइनस बी का होल क्यू अनुपात है b माइनस सी का होल क्यू। ये आपसे पूछ रहा है कि बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए आपसे जो पूछ रहा है ना वो आप बनाइए। आपको केवल इतने पता है ना कि a बटा b बराबर क्या होता है, b बटा c। यदि a और c का मध्य समानुपाती कौन हो, मीन प्रोपोर्शनल वैल्यू कौन हो, b हो, तो यहाँ पर आपको देखिए a माइनस बी कैसे आएगा। आप सोचिएगा कि सर ये बीच में बराबर ही है ना, तो हम थोड़ा सा छेड़छाड़ करते हैं, इधर भी -1 कर देते हैं और इधर भी -1 कर देते हैं। और यदि ऐसा करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो ये ऊपर गुना हो जाएगा, कितना आ जाएगा a माइनस बी, नीचे हो जाएगा b। उसी तरह से यहाँ कुछ नहीं तो 1 है तो एलसीएम हो जाएगा कितना c,
सी से इसको भाग लगाया तो गुना बचा कितना बी और यहाँ पर सी। अब देखिए अब आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। यहाँ से आप निकाल लीजिए ए माइनस बी, यानी जो हमसे पूछा गया ना वही हम बना लिए, ए माइनस बी बटा बी माइनस सी, और ये बराबर क्या होगा सी ऊपर चला गया बी। देखिए ये सी इसमें ए माइनस बी के साथ गुना होना चाहिए, अब बी दिख रहा है, और बी बी माइनस सी के साथ गुना होना चाहिए, अब भी दिख रहा है। तो ए माइनस बी बटा बी माइनस सी का वैल्यू हो गया इतना। सर हमें ये नहीं पूछा, इसे इन दोनों का क्यूब पूछा, तो इन दोनों का क्यूब करना है तो इधर भी क्यूब कर दीजिए, अगर इधर क्यूब करते हैं तो इधर भी क्यूब कर दीजिए, अगर इधर क्यूब करते हैं तो इधर भी क्यूब कर दीजिए, क्योंकि बराबर का सीधा सीधा रूल ये होता है कि जो लेफ्ट साइड आप चेंजिंग करेंगे वही चेंजिंग राइट साइड करिएगा, तभी तो बराबर है। और यहाँ से a माइनस बी का होल क्यूब बटा b माइनस सी का होल क्यूब आ गया बी क्यूब बटा सी क्यूब, बी क्यूब बटा सी क्यूब। जरा ऑप्शन देखिए कौन सा है, नहीं है, अच्छा ए में है, तो क्या दिक्कत है। देखिए अभी मैंने बताया ना कि a बटा बी बराबर क्या है, जरा सुनिए, a बटा बी के बराबर क्या है b बटा सी। यदि b जो है a और c का मध्य समानुपाती हो तो a बटा b बराबर होता है b बटा c। तो a को जगह a के स्थान पर आप क्या रख सकते हैं b, और b के जगह आप a, उसी तरह से b के जगह आप c रख सकते हैं और c के जगह b। क्यों, क्योंकि a का मान b के बराबर है, तो अगर ऐसा है तो b के जगह a रख दीजिए, तो a क्यू बटा और c के जगह b रख दीजिए तो b क्यू। आप इसे लिख सकते हैं a क्यू बटा बी क्यू भी। अरे बात समझ में आया, b के जगह क्या रख दिया यहाँ पर a रख दिया, क्योंकि b बटा c यहाँ दिख रहा है a बटा b, तो b बटा c का होल क्यू दिख जाएगा a बटा b का होल क्यू, यानी a क्यू बटा b क्यू। और ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, देखिए पहला ही ए फॉर अमेरिका कि अरवल, ए फॉर अरवल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप बनाइए, मैं इसे इरेज कर देता हूं तब तक। बन गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो है ना आपका क्वेश्चन नंबर 7, ये आपकी किस्मत पे निर्भर करता है, इसके लिए कोई खास रूल नहीं है, बस ऑप्शन से बनाइए बेहतर है। अगर आप इसे ऑप्शन से बनाते हैं तो ये किस्मत मैंने क्यों शब्द जिक्र किया, क्योंकि हो सकता है कि आप ऑप्शन ए चेक किए और पहले ही बार में आंसर आ गया, हो सकता है आप ऑप्शन बी चेक करिए और पहले बार में ही उत्तर आ गया। मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि आप कोशिश करिएगा बी और सी चेक करने का, ना तो पहला चेक करिए और ना तो आखिरी चेक करिए, क्योंकि एग्जामिनर लेने वाले भी ना बहुत तेज हो गए हैं, वो ये दोनों ऑप्शन देंगे ही नहीं, जब भी दे रहे हैं आजकल बीच वाले दे रहे हैं, बीच में लगा लीजिए कोई। जैसे देखिए मैं क्वेश्चन क्या है पहले ये समझिए, कह रहा कि 8, 21, 13 और 31 कोई संख्याएं हैं, बोलता है कि प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए, ये चारों ऑप्शन में से कोई जोड़ा जाएगा जिसके बाद ये समानुपाती हो जाए, मतलब इनका जो अनुपात होगा जोड़ने के बाद और इनका जो अनुपात होगा जोड़ने के बाद वो आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो देखिए मैं आपको सबसे पहले सी चेक करके दिखाता हूँ। सर 8, 21, 13 और 31 प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए, तो हम ऑप्शन सी लेते हैं, प्रत्येक में सर +5 किया जाए, तो 5 करोगे तो 8, 5, 13, 8, 5 कितना होता है 13, 21 और 5 26, 13, 5 18 और 31 और 5 36। तो कह रहा कि ये संख्याएं जो है ना समानुपाती हो जाए, मतलब इन दोनों के बीच का अनुपात बराबर हो जाना चाहिए। तो देखिए तो 13:26 कितना आता है 1:2, ये अनुपात, और 18:36 कितना आता है 1:2, बराबर है कि नहीं है, यानी 5 जोड़ने के बाद ये संख्या समानुपाती हो जा रही है। तो आपका आंसर क्या होगा सी फॉर चाइना। इसी तरह से एक और होगा माइनस वाला, रुकिए दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ कह रहा कि 3, 5, 6, 7 में से प्रत्येक संख्या में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि प्राप्त चारों संख्या समानुपाती हो जाए। तो आप वैसे ही चेक कर लीजिए, आपको जो इच्छा है, जैसे मैं इसको देखिए आपको करके दिखाता हूँ। कोई एक चेक करिए, मैंने कहा ना या तो बी या सी चेक करके देखिए। 3, 5, 6, 7 कह रहा है कि प्रत्येक में संख्या में से कौन सी संख्या घटाई जाए
कि जो चारों संख्या है ना वो समानुपाती हो जाए। जैसे मैं b चेक करके देखता हूँ, b है 9, प्रत्येक में 9 घटाइए सर, प्रत्येक में 9 घटाइए, तो 3 में से 9 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा सर -6, क्योंकि 9 बड़ा है। अब 5 में से 9 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा सर -4, फिर 6 में से 9 गया तो कितना आ जाएगा -3, और इसमें से -9 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा -2। इसका अनुपात और इसका अनुपात क्या बराबर है? देखो माइनस से तो कोई फर्क पड़ता नहीं कि दोनों साइड से है तो हटा ही दीजिए। तो कहिए कि हाँ सर बराबर है, देखिए 2 से 3 मरते और 2 से 2 मरते। दरअसल ये कुछ और नहीं, 3:2 लिखा हुआ है, और इधर भी है 3:2 ही। यानी 3, 5, 6, 7 ऐसी संख्या हैं जिनके साथ यदि 5 को घटाया जाए, 9 को घटाया जाए तो प्राप्त जो संख्याएं हैं वो आपस में समानुपाती होंगी, यानी उनमें दो संख्याओं का अनुपात अगले दोनों संख्याओं के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बनाइए। कहता है कि वो परिमेय संख्या क्या होगी जिसका 1/36 के साथ वही अनुपात है जो कि 3/11 का 7/12 से अनुपात है। मुझे देखिए ये ठीक ठाक क्वेश्चन कलेक्शन दिखा है, तो मुझे जितना बाजार में मौजूद क्वेश्चन है ना उनमें जो कलेक्शन जिनका अच्छा है उन्हीं लोगों का क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ। उनमें ये क्वेश्चन है, हालांकि ये पूछा गया सब प्रीवियस ईयर का ही है। कह रहा है कि वह परिमेय संख्या क्या होगी जिसका 1/36 से नहीं होगा, वहां के होगा, 1/36 के 1/36 के साथ 1/36 के साथ वही अनुपात है जो कि 3/11 का 7/12 से। तो देखिए सबसे पहले तो देखो नॉर्मली आपको याद हो, परिभाषा बचपन से पढ़े होंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है। वैसे तो मैं आपको नंबर सिस्टम में पढ़ाऊंगा, लेकिन मोटा मोटी ठेठ भाषा में अगर आपसे पूछा जाए तो परिमेय संख्या सर आप कहते हैं कि P/Q के फॉर्म में हो और Q 0 नहीं हो, बस इतना ही पता है। अरे यही पता है ना बचपन का परिभाषा। उदाहरण में बहुत सारा 1/2, 3/4, ये सब परिमेय संख्या, 5, 6 ये भी परिमेय संख्या है क्योंकि नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ये सब परिमेय संख्या है। तो कह रहा है कि वह परिमेय संख्या क्या होगी जरा बताइए मानकर। तो P/Q मत मानिए, अगर आपको इसको कैलकुलेशन आसानी से करना है तो P/Q मत मानिए, आप मान लीजिए परिमेय संख्या x होगा, और यदि वह परिमेय संख्या होगा तो अपने आप आंसर दे देगा। जैसे देखिए इससे आपको कैलकुलेशन में सहूलियत मिलेगी। मान लीजिए वो परिमेय संख्या कह रहा है x होगा, तो कह रहा है कि उसका 1/36 के साथ जो अनुपात है ना वही अनुपात 3/11 का किसके साथ है, 7/12 के साथ। और ये बातें जो कहती है उसका नाम है समानुपात, क्योंकि इसका इसके साथ जो अनुपात है और इसका उसके साथ जो अनुपात है यदि बराबर है इसका मतलब ये समानुपात हुआ। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर का गुना दूर से। तो देखिए ऊपर तो यहाँ हो जाएगा 3/36 × 11 बराबर हो जाएगा, इसको इसमें गुना करिएगा 7x 12, 12 से 36 गया 3 मरते और 3 से 3 गया। ठीक है, यहाँ 1/11 आया, 1/11 बराबर कितना आया 7x, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो गुना कर दीजिए कितना आएगा, x बराबर यहाँ कितना आ जाएगा, x बराबर आ गया 1/77, 1/77, क्योंकि 1/11 का मान किसके बराबर होना चाहिए, 7x के बराबर। तो x यहाँ क्या होगा 1/77 होगा, तो तब ना 7 से 77 गया 11 टाइम्स, तो 1/11 1/11 दोनों बराबर होना चाहिए, यानी x का वैल्यू कितना आएगा, A फॉर अमेरिका। ठीक है, तो अपने आप परिमेय संख्या आना होगा तो आ जाएगा, इसमें इतना चिंता क्या करना है। हाँ यदि यही पर आप कहते हैं ना कि वो परिमेय संख्या P/Q मानेंगे तो गुना भाग कैलकुलेशन थोड़ा सा हो जाता है। आप मान लीजिए एक छोटा ही टर्म, क्योंकि 5 भी तो परिमेय संख्या है, किसने कहा कि 5 परिमेय संख्या नहीं है, अरे नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो है ना, तो बस वैसे ही हमने x को मान लिया कि वो परिमेय संख्या x है जिसका 1/36 के साथ जो अनुपात है वही अनुपात 3/11 का किसके साथ है, 7/12 के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा इसे बनाइए, दरअसल ये सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं आपको इसमें एक क्वेश्चन और आता है।
छलांग वाला, खरगोश वाला और कुत्ते की छलांग वाला, तो वो मिसलेनियस में कर देंगे। हालांकि ये मिसलेनियस में ही करवाना चाहिए था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। देखिए समानुपात का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन ये कहता है कि किसी समय पर, देखिए समझिए बढ़िया से, क्यों समानुपात का ये क्वेश्चन, ये समझना जरूरी है। किसी समय पर, समय नहीं पता, लेकिन वो समय जो भी हो, किसी समय पर 1.4 मीटर ऊंचाई के एक लड़के की परछाई की लंबाई कितना है? 1.2 मीटर है। बात समझ रहे हैं? वो हमें टाइम नहीं पता, लेकिन किसी समय पर 1.4 मीटर ऊंचाई का एक लड़का है जिसकी परछाई की लंबाई कितना है? 1.2 मीटर। उसी समय पर या इसी समय पर, जो समय ये था उसी समय पर एक भवन की परछाई की लंबाई 5.4 मीटर है। तो आपसे पूछा कि भवन की ऊंचाई कितनी है। चूंकि देखिए समय वही है, दोनों के लिए समय वही है, एक ही समय के दोनों घटनाएं हैं। आपको करना क्या होता है? बहुत आसान है। एक बार बोला लड़का, तो लड़का को ले लीजिए ऊंचाई और प्लस नीचे में ले लीजिए, यानी लड़के की ऊंचाई अनुपात उसकी परछाई की लंबाई, लड़के की वास्तविक लंबाई और उसकी परछाई की लंबाई ले लीजिए। इसके साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात किसके साथ होगा? भवन की ऊंचाई और भवन की परछाई की लंबाई उसके साथ होगा। जैसे मैं आपको समझाता हूं, देखिए कह रहा कि किसी समय पर 1.4 मीटर ऊंचाई के एक लड़के की परछाई की लंबाई 1.2 मीटर है। अच्छा एक बात बताइए, लड़का के बारे में जरा हमें बताइए। अगर मैं आपसे पूछूं कि लड़का की ऊंचाई कितनी है, तो 1.4 मीटर, और अगर मैं कहूं लड़का की परछाई की लंबाई कितनी है, 1.2 मीटर, तो लड़के की वास्तविक ऊंचाई और उसकी परछाई की लंबाई का अनुपात हमारे अनुसार कितना है? इतना है। ये किसी खास समय में, उसी समय में कहता है कि एक भवन है, इसी समय पर एक भवन की परछाई की लंबाई कितना है? 5.4 मीटर। तो बस ध्यान रखिएगा कि लड़का का आप वास्तविक ऊंचाई ऊपर लिए हैं, परछाई नीचे लिए हैं, तो भवन का भी परछाई नीचे लीजिए। भवन की परछाई की लंबाई कितना है? 5.4 मीटर। तो कह रहा कि भवन की ऊंचाई बताइए, यानी h का मान बताइए। क्योंकि समय वही है इसलिए बीच में आ गया बराबर का समय। जिस समय पर लड़का की वास्तविक ऊंचाई की लंबाई और उसकी परछाई की लंबाई, उसी समय पर भवन की वास्तविक ऊंचाई की लंबाई, यानी वास्तविक ऊंचाई कितना ऊंचा है भवन, प्लस उसके परछाई की लंबाई, जो अनुपात है दोनों बराबर होंगे, क्योंकि ये घटना एक ही समय की है। तो इस लॉजिक से ये क्वेश्चन बनता है। हालांकि ये मिसलेनियस टाइप के हैं, लेकिन चलिए, तो दो अनुपात आपस में बराबर है, तो ये भी क्वेश्चन किसका हो जाएगा? समानुपात की है। अब बाकी तो सॉल्व करना आपका काम है। 1.2 इंटू एच, यहाँ से h का मान निकाल लीजिए। 1.4 इंटू 5.4 बटा 1.2। मोड प्लेटों के लिए सॉल्व कर देता हूँ। देखो यहाँ से यहाँ कट गया, किससे काटोगे? 9 से। सर एक काम करिए, करा रह देते हैं, किससे कटेगा? 3 4 से काटो। अरे बताइए कितना आएगा काट कर? ऑप्शन है ना, रुको एक मिनट। एच का नाम है 1.4 इंटू 5.4, और नीचे होगा 1.2। इसको थोड़ा सा दिख रहा है, ये काटने में आसानी लग रहा है। 2 से काटो, 2 सत्ते 14 और 2 छक 12। 6 से काट दो, इसको नीचे ले आओ 10। 6 से काटो, इसको कितना? 9 मरते, तो ऊपर हो जाएगा 9 सत्ते 63, 63 बटा 10, यानी कितना हो जाएगा? ये जीरो ऊपर ले जाना चाहते हैं तो 6.3। ऑप्शन तो यही है, करेक्ट ऑप्शन नहीं है, कैलकुलेशन गलती करोगे। 6.3, ठीक है। तो कभी कभार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये भवन वाला अगर कभी आपको मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, आपको ऐसा मिलेगा, तो ये समानुपात का ही क्वेश्चन होता है। ये लड़का हो गया और ये हो गया आपका भवन। तो जिस समय में लड़के की वास्तविक ऊंचाई और उसकी परछाई की लंबाई का अनुपात देगा, उसी समय में भवन की वास्तविक लंबाई और उसकी परछाई की लंबाई, चूंकि समय दोनों के लिए बराबर था इसलिए बीच में बराबर का साइन लाकर इसे सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, हाँ ये क्वेश्चन ठीक है ना?
ये क्वेश्चन नंबर कितना था? ये क्वेश्चन नंबर 10 था। रुक जाइए, हाँ इसे बनाइए, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद टाइप चेंज है। ये तो सिंपल सा है सर, कह रहा है कि 2.4 तथा 3.6 का प्रथम समानुपात, 2.4 और 3.6 का प्रथम समानुपात। एक बात बताइए, इसका प्रथम समानुपात कहाँ होगा? अगर वो वैल्यू ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये अगर ये प्रथम समानुपात है तो यही रिजल्ट होता है। आपसे पूछ रहा है प्रथम समानुपात, यानी पहला स्थान पर कोई होगा, उसे x निकालना है, उसे x मान लीजिए और वही मान निकालना है। जैसे ही उसे x मानिएगा तो आप नोटिस करिएगा कि कितने टर्म हो गए, 3 टर्म हो गए। और 3 टर्म में मैंने क्या बताया था, बीच वाला जो टर्म है उसको 2 बार रिपीट करके बस लिखिए और सॉल्व करिए। 2.4, 2.4, 3.6, इसके साथ जो अनुपात है, इसके साथ जो अनुपात है, बीच में हो जाएगा बराबर का साइन। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, नज़दीक के गुना नज़दीक से, दूर के गुना दूर से। तो 2.4 इंटू 2.4 डिवाइडेड बाय होगा 3.6, यही x का मान होगा। आपको जैसे मन करे काट लीजिए, 1 दशमलव से 1 दशमलव गया, 12 तिया 36, 12 दूनी का 24, ये इसको नीचे ले आइए तो 10, 3 से चला गया 8, 8 तिया 24, तो हो जाएगा 8 दूनी का 16, 16 बटा कितना 10, यानी 1.6। मुझे लगता है कि इससे जल्दी छोटा छोटा कैलकुलेशन है। सबको समझाने के लिए मुझे स्टेप बाय स्टेप ऐसे करना पड़ता है, क्योंकि हर तरह के क्लास में बच्चे मौजूद होते हैं। तो ये हो गया आपका 1.6। बोलिए कोई दिक्कत है? नेक्स्ट देखिए, टाइप आई, टाइप आई। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, नीचे वाला। देखिए, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको पहले समझा देता हूँ, ये सब टर्म क्या है। क्वेश्चन ये है कि ए बी का समानुपाती तथा सी का वयुत क्रमानुपाती है। समानुपाती का मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और वयुत क्रमानुपाती का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसका मतलब थोड़ा समझ लीजिए, साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट को ये सब पता रहता है, लेकिन जनरल कंपटीशन में थोड़ा सा दिक्कत है, तो मैं आपको समझा देता हूँ, रुक जाइए। देखिए, ए अनुपात, पहले ये समझ लीजिए, पहले कॉन्सेप्ट समझिए। अच्छा, ये आपको पता है ना, इसको क्या कहते हैं, ए बराबर बी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जितना मान इसका होगा उतना ही मान इसका भी होगा। इसमें अगर कुछ छोड़िएगा, छेड़छाड़ करिएगा, अगर इधर मतलब +5 करिएगा तो इधर भी +5 करिएगा, तभी बीच में बराबर का साइन आएगा। यानी ये बात तो आपको पहले से पता है। अब एक नया टर्म आप सीख रहे हैं, समानुपाती। तो ये अगर पता है ना, तो वैसे ही इसको भी सीख लीजिए कि ए बराबर बी के लिए अगर ये चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं, तो यदि कहीं लिखा हुआ है ए और बी आपस में समानुपाती है, तो ऐसे चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे। इंग्लिश में इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। इसका अर्थ क्या है ये समझिए। इसका तो अर्थ ये है कि जितना मान इसका होगा उतना ही मान इसका होगा, लेकिन इसका अर्थ ये है कि यदि इसका मान बढ़ेगा तो इसका भी मान बढ़ेगा, और अगर इसका मान घटेगा तो इसका भी मान घटेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही है, अगर इसका मान बढ़ेगा तो इसका भी मान बढ़ेगा, अगर इसका मान घटेगा तो इसका भी मान घटेगा। ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या समानुपाती। समझ में आया? इसमें कुछ खास नहीं है। अगर ए बराबर बी आपको कहा जाता है, आप आराम से ये ड्रॉ करते हैं कि नहीं, उसी तरह से आज के बाद जान लीजिए, ए समानुपाती बी बोलेगा तो इस तरह का चिन्ह इस्तेमाल करिएगा। दोनों का अर्थ थोड़ा सा बदल जाता है। इसका अर्थ होता है कि अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, अगर ये घटेगा तो इसका भी मान घटेगा। एक तीसरा टर्म और आता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ए बोलेगा बी का वयुत क्रमानुपाती है, तो 1 बटा करके लिखिएगा। जैसे ए किसका वयुत क्रमानुपाती है, बी का, तो यहाँ बी बैठा दीजिएगा। अगर बोलेगा कि सी का वयुत क्रमानुपाती है, तो ए ऐसे तो लिखिएगा 1 बटा, और सी का वयुत क्रमानुपाती है तो यहाँ सी का शब्द का इस्तेमाल करिएगा।
ये भी एक मीनिंग देता है, और वो मीनिंग क्या है मैं आपको समझाता हूँ। बराबर का अर्थ तो आप पहले से जान रहे हैं बचपन से कि इसका जो अर्थ इसका मान और इसका मान दोनों बराबर होगा तब जाकर ये चिन्ह इस्तेमाल होता है। अगर इसमें कोई छेड़छाड़ करेंगे तो इसमें भी छेड़छाड़ करना होगा, अगर इसको इसमें कोई मान घटाएंगे तो इसको भी घटाना होगा, तभी बीच में बराबर का चिन्ह रहेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या समानुपाती का मतलब ये हुआ मेरे दोस्त कि अगर इसका मान बढ़ाएंगे तो इसका भी मान बढ़ेगा, अगर इसका मान घटाएंगे तो इसका भी मान घटेगा। लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि यदि इसका मान बढ़ेगा तो इसका मान घटेगा, और इसका मान घटेगा तो इसका मान बढ़ेगा। ये क्या अर्थ देता है, तीनों का अर्थ बता दिया, और तीनों में प्रयुक्त होने वाले जो सिंबल हैं, जो चिन्ह हैं, वो बता दिया। बराबर का मतलब ये होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या समानुपाती के लिए ये चिन्ह इस्तेमाल करिए, और इन्वर्सली के लिए ये चिन्ह और बटा 1 बटा करके लिखना पड़ता है। बात समझ में आया? क्या करें, साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट रहता तो ये सब तो पता होता चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, उम्मीद है आपको दिक्कत नहीं होगा। अब हम आते हैं अपने सवाल में। इसको मिटा देता हूं, इसको मिटा देता हूं, ठीक है, आप लिख लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन करेंगे और अगला क्वेश्चन अगले दिन में करेंगे, अगले लेक्चर में। कह रहा कि ए बी का समानुपाती है तथा सी का व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती है। देखिए इसमें लैंग्वेज भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे आपसे कह रहा है कि ए बी का समानुपाती है, तथा किसको कह रहा है? देखिए जहां भी तथा शब्द का जिक्र हो मेरे दोस्त, जहां कहीं भी आपको तथा शब्द का जिक्र हो, जहां कहीं भी लेकिन शब्द का जिक्र हो, जहां लेकिन, किंतु, परंतु, अगर इन शब्दों का जिक्र है तो आप क्या लगा सकते हैं? अरे बोलिए, ए बी का समानुपाती है तथा। ये देखिए जो तथा शब्द है, तथा किसको कह रहा है? ये हाल है इस बैच का, बताइएगा कि नहीं बताइएगा? क्या देखिए, तथा हो, लेकिन हो, किंतु हो, परंतु हो, ये जो शब्द है ना, ये किसको कह रहा है ये समझिए। ए बी का समानुपाती है तथा, तथा सी का व्युत्क्रमानुपाती है, तो ये किसको बोल रहा है? नहीं बताऊं तो लोग कुछ नहीं करेगा, हमें बताना पड़ेगा। देखिए ए बी का समानुपाती है, ये समझ में आया सर? समझ में आया? अभी आप बताए थे ए बी का समानुपाती है। ये तथा किसको बता रहा है? बी को बता रहा है कि ए को बता रहा है? ये बताइए मुझे। ए को बता रहा है। अब समझ में आया क्यों? क्योंकि देखिए आप पहले तो एक दो तरीके से समझ सकते हैं। एक तो पहले फील करिए, करा कि ए बी का समानुपाती है तथा, तो ये तथा किसको बोलता है? ए को। ये नोट में मैं आपको लिखा दूंगा। तो ए किसको बोल रहा है? व्युत्क्रमानुपाती। सी को व्युत्क्रमानुपाती बोल रहा है। ए बी का समानुपाती है, ये स्टेटमेंट आपने लिख लिया। फिर आपको बोला गया कि ए सी का व्युत्क्रमानुपाती है, ये स्टेटमेंट भी आपने लिख लिया। बोलिए यहां तक किसी को दिक्कत है? ये नोट में लिखवा दूंगा, क्योंकि अगर यहां पर कभी ना जो शब्द का जिक्र होता है, जो की, तो वो किसको बताएगा? रिलेटिव प्रोनाउन। तो अपने से पहले आए हुए ठीक नाउन को वो विशेषता बताता है, यानी वो बी को सूचना करता है। ये नोट मैं लिखवा दूंगा, टेंशन नहीं लीजिए। भाषा की वजह से यहाँ पर दिक्कत होता है कुछ बच्चों को। जैसे यहीं पर अभी आप देखें बहुत सारे बच्चे गलत कर रहे थे, तो ए को बता रहा है, कोई कह रहा है बी को बता रहा है। अब समझिए, मैं अपने पहले सवाल पर आता हूं, आपको समझाता हूं अच्छे से। ए बी का समानुपाती है तथा सी का व्युत्क्रमानुपाती है। तथा हो, लेकिन हो, किंतु हो, परंतु हो, इन शब्दों का यदि जिक्र हो तो ये सबसे पहले वाले कुछ बताएगा। यानी ए बी का समानुपाती है, इसके साथ साथ बोल रहा है ए सी का व्युत्क्रमानुपाती है। इतना लिख लिए। इसके बाद आपको करना कुछ नहीं होता है मेरे दोस्त। एक चीज और बताना भूल गया, अगर आपको बोलता है ना कि ए बी का समानुपाती है तो आप ऐसे लिखिए, लेकिन आपको आदत है कि इसके स्थान पर बराबर का चिन्ह लिखें। तो क्या करना होता पता है? बराबर का चिन्ह दीजिए
इसको हटाकर बराबर का चिन्ह दीजिए और एक कोई कांस्टेंट के अपने मन से लाना पड़ता है। नहीं समझ में आया? समझिए आराम से। ये सिर्फ और सिर्फ इतना इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि आर्ट्स बैकग्राउंड के बहुत सारे स्टूडेंट हैं, इसीलिए। ए बी का समानुपाती है, इसमें बोलिए किसी को दिक्कत है? लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये समानुपाती का सिंबल हटाकर यहाँ बराबर का चिन्ह लाएं तो आप आराम से ला सकते हैं। बस इसको हटाकर बराबर कर दीजिए और एक कांस्टेंट के ले आइए। के कोई मान है कांस्टेंट, अपने मन से ले आइए। मान लीजिए के एम जो मानना है मान लीजिए, उसका मान आपको निकालना होगा। लेकिन चूंकि आप माने हैं ना, तो मानी गई चीज को आपको निकालना पड़ेगा। CONSTANT के एक कांस्टेंट है, यही चीज यहाँ पर है। सेम लॉजिक हम यहाँ लगाएंगे। देखिए ए बी का समानुपाती है, एक स्टेटमेंट बोलता है। आपका प्रश्न ये भी कहता है कि ए सी का वैध क्रमानुपाती है। तो अगर आप इन दोनों को मिलाकर लिखिएगा तो देखिए क्या मिलता है, ए बी का समानुपाती है और सी का वैध क्रमानुपाती है। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। इतना तो समझ में आया? चलिए, इतना समझ गया तो बहुत है मेरे लिए। ए बी के समानुपाती है, ये स्टेटमेंट यहाँ कह रहा है, और सी के लिए वैध क्रमानुपाती है। अब हम चाहते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करें। तो सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं, सॉल्व करने के लिए आपको आदत क्या है कि बराबर का चिन्ह लाना चाहिए। तो इसको हटाकर आप बराबर का चिन्ह ले आइए। इसको हटाकर क्या करिए, बराबर का चिन्ह ले आइए। लेकिन चूंकि इसको हटाकर आप अपने मन से बराबर ला रहे हैं तो ये कांस्टेंट के भी आपको लाना होगा और B/C, बस ऐसे लिख लीजिए और तब आप सॉल्व करिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि चूंकि आपने के माना है तो रूल बस इतने बन जाता है कि बस के का मान निकाल दीजिए। बस के का मान निकाल लो, बस के का मान निकाल लो। एक बार मैं फिर से आपको समझाता हूं क्योंकि इधर मैं बहुत सारी बातें बोला हूं, तो इसको समराइज करता हूं, सुनिए आराम से। ए बी का समानुपाती है तथा सी का वैध क्रमानुपाती है। ए बी के बराबर है तो ए बराबर बी आपको समझ में आता है। ए बी का समानुपाती है तो इस तरह का सिंबल यूज करते हैं। ये भी मैंने अभी आपको समझा दिया कि ए बी का समानुपाती है तो ये यूज करिएगा। इसका मतलब कि ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, और अगर ये इसका मान बी का मान घटेगा तो ए का भी मान घटेगा, तभी समानुपाती होंगे। ए बी का वैध क्रमानुपाती है तो आप ऐसे लिखिएगा। इसका मतलब ये होता है कि अगर इसका मान बढ़ेगा तो इसका घटेगा, यानी ए का मान बढ़ता है तो बी का मान घटेगा, और ए का मान घटेगा तो बी का मान बढ़ेगा। इतनी बात तो आपको समझ में आया। फिर मैंने आपको बताया कि यदि ए बी के समानुपाती है और हम जब भी इसको सॉल्व करना होता है ना, तो सॉल्व कैसे करते हैं, बराबर का चिन्ह लाते हैं। तो बराबर का चिन्ह ले आइए, लेकिन बराबर का जब चिन्ह लाइएगा तो अपने मन से एक कांस्टेंट के लाना होगा और इस के का मान आपको बस निकालना होता है। अब के का मान निकाल लीजिए। तो जैसे यहाँ के का मान हो गया A/B, और कुछ वैल्यू ए और बी का आपको देगा, उसको बैठाइएगा और के का मान निकल जाएगा। बात समझ में आया? चलिए, तो मैं आते हैं अपने क्वेश्चन में। इसने बोला ए बी का समानुपाती है, लिख दिया, तथा सी का वैध क्रमानुपाती है। ये मैंने आपको बताया कि तथा शब्द सबसे पहले वाले के लिए होता है। ये मैं लिखा दूंगा, टेंशन नहीं लीजिए, एक नोट लिखवा दूंगा। ये तथा शब्द नेक्स्ट लेक्चर, जब लेक्चर ये कौन है 3 ना, 4 लेक्चर में आपका पहले इसी पर मैं नोट लिखवाऊंगा, फिर इस पे क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए ए बी का समानुपाती है तथा सी का वैध क्रमानुपाती है। तो ए बी का समानुपाती है, ये समझ में आया। सी का वैध क्रमानुपाती यानी उसका उल्टा, ये भी समझ में आया। अब इन दोनों को मिलाकर आप ये लिख सकते हैं, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल B/C। यहाँ देखिए ए बी का समानुपाती भी बोल रहा है और सी का उल्टा भी बोल रहा है, यानी वैध क्रमानुपाती भी बोल रहा है। अब इस बार इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाइएगा तो यहाँ एक कांस्टेंट लाना होगा के, क्योंकि इसको हटाकर यहाँ लिखना अगर कुछ है बराबर का चिन्ह तो अपने मन से वो के लिखना पड़ता है, और उस के का बस मान निकाल लीजिए। और इसको निकालने के लिए ABC का वैल्यू आपको दिया होगा, देखिए सवाल में। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखिएगा ना तो सवाल 2 भाग में बटे हुए रहते हैं। पहला भाग देखिए क्या कर रहा है, ए बी तथा सी का मान क्रमशः 40, 12 तथा 15 है, ये एक पार्ट होगा, फुल स्टॉप। उसके बाद कह रहा कि जब बी तथा सी का मान 45 तथा 90 हो तो ए का मान ज्ञात करें। तो प्रश्न लग रहा है 2 भाग में बटा हुआ है। ए बी सी का मान पहले दिया हुआ है, वो क्यों दिया रहता पता है, के का मान निकालने के लिए, और फिर उसके बाद फिर 2 मान दे के तीसरा मान पूछेगा, तो वही के को फिर बैठा देंगे।
एक तरीका ये है, और एक और तरीका होता है जो यहीं से जनरेट होता है। मैं इसके बारे में आगे अगले क्लास में जिक्र करूंगा। देखिए सर कह रहा है कि ए बी तथा सी का मान कितना है 40 12 15। ए बराबर 40 है, बी बराबर 12 है और सी बराबर 15 है। आपके सवाल में बस इतना दिया हुआ था और ये स्टेटमेंट दिया था ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी, ए बी का समानुपाती या सी का वैध क्रमानुपाती। ठीक है, अब यहां से हमने निकाल लिया ए बराबर के इंटू बी बटा सी। यहां से मैंने कहा कि बस के का मान निकाल लो, और के का मान देखिए कैसे निकलेगा। के बराबर होगा ए सी बटा बी, ए गुने सी और बी यानी डिवाइड हो जाएगा ए सी बटा बी, और ए का मान है 40, सी का मान है 15 और बी का मान है 12। काट लो, 3 से काटो, 3 से 4 मरते, 3 से 5 मरते और 4 से 40 10 मरते, कितना आ जाएगा 50। के का मान कितना आया, कितना आया 50। के का मान सर 50 आ गया। और के का मान यदि आपको पता है तो फिर देखिए इसी सवाल का दूसरा पार्ट कह रहा है कि जब बी तथा सी का मान 45 तथा 90 हो तो ए का मान बताइए। तो एक बार फिर से आप इसी इक्वेशन को यूज करिए। कौन इक्वेशन, यही और का जो आप तैयार करके लाए हैं कि ए बराबर के इंटू बी बटा सी। ठीक है सर, बस फर्क इतना है कि इस बार के का मान आपको पता चल गया है कितना है 50, तो बैठा दीजिए। तो ए बराबर हो जाएगा 50 इंटू बी बटा सी। अब मान किसका किसका दिया है, जरा नीचे करिए। मान दिया है कि बी तथा सी का मान है 45 तथा 90, तो ए का मान ज्ञात करिए। तो बस बैठा दीजिए, बी और सी का मान है 45 तथा 90, तो ए का मान हो जाएगा 50 और बी का मान हो जाएगा 45 तथा 90। 45 से 90 गया 2 टाइम्स और 2 से 50 गया 25, तो ए बराबर हो गया कितना 25। यही आपका उत्तर है। एक बार मैं इसको समराइज करता हूँ, क्वेश्चन कुछ नहीं है। ये वाला इंफॉर्मेशन के बाद बस ये साइन हटाकर यहाँ बराबर का चिन्ह ले आइएगा। अब बराबर का चिन्ह जब लाइएगा तो यहाँ एक कांस्टेंट के होता है और उस के का मान निकालना होता है। इसके लिए प्रश्न जब पढ़िएगा ना तो पहले भाग में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देगा। जैसे यहाँ इन्फॉर्मेशन दिया था कि ए बी सी का मान दिया था, तो यहाँ से हमने के का मान निकाल लिया, कितना 50 आया। अब फिर अगले पार्ट में देखिए फिर इन्फॉर्मेशन देगा, और इस बार बस के का मान केवल क्या कर दीजिएगा, आप बैठा दीजिएगा जो पहले स्टेटमेंट से निकल कर आया था, और इस प्रकार आपका उत्तर निकल जाएगा। नहीं, अगर इतना नहीं करना चाहते हैं तो एक और तरीका है, आप चाहे तो मेथड 2 कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि ये वाला इंफॉर्मेशन आपको लिखेंगे, यहां से यहाँ का जो इंफॉर्मेशन है ना, इंफॉर्मेशन ये आपको लिखाएगा। मैं आपको समझाता हूं, देखिए ये तो इंफॉर्मेशन लिखाएगा है कि ए सी का ए बी का समानुपाती है, ये वाला इंफॉर्मेशन होगा। ये जस का तस लिखाएगा दूसरा मेथड से अगर आप बनाएंगे तो, कि ए बी का समानुपाती है, सी का वैध क्रमानुपाती है, तो दोनों को मिलाकर आप लिख दीजिएगा ऐसे। और इसको सॉल्व करने के लिए इसको हटाइएगा तो यहाँ बीच में आ जाएगा बराबर का साइन, एक कांस्टेंट लाएंगे के। अब जरा देखिए इसके बाद आपको अपने आप एक फॉर्मूला जनरेट हो जाता है। कैसे, कहता है कि ए बराबर आ रहा है के इंटू बी बटा सी। ये फॉर्मूला नहीं है, पहले बात तो जान लीजिए, ये सवाल में दिया गया कंडीशन है जिसके मदद से हमने इसे ऐसा जनरेट किया। अगले लेक्चर में आप देखिएगा बहुत सारे क्वेश्चन करवाएंगे इस पे, और जितने भी क्वेश्चन होंगे ना उसमें अलग अलग ही आएगा फॉर्मूला। बस आपको केवल के का मान निकाल कर बना लीजिए, और नहीं तो देखिए आप ऐसे करिए, यहां भी के का ही मान निकाल लीजिए। के का मान कितना आ रहा है ए सी बटा बी। तो अगर ध्यान से अगर आप देखते हैं, ये दूसरा तरीका हो गया आपका। अगर आप ध्यान से देखिएगा कि ये जो वैल्यू है ना, इसका वैल्यू किसी भी कांस्टेंट के बराबर है। इसका जो मान है के तो हम अपने मन से माने हैं, और के आप मानिएगा तो कुछ और मानते हैं, कोई और मानेगा तो कुछ और मानेगा। इसका मतलब इसका मान अपने ही जैसा किसी भी कांस्टेंट के बराबर है, तो आप आराम से लिख दीजिए। जैसे अगर मैं कहता हूं कि ये A1 है और अगर ये C1 है, नीचे को कहते हैं अगर B1, तो इसका मान अपने ही जैसे किसी अन्य के बराबर हो सकता है। यानी बीच एक और फॉर्मूला बन जाता है A2 C2 बटा B2। समझ में आया, नहीं आया?
यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं था, पहले ये बताइए यहाँ तक दिक्कत है? के का मान निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पहला तरीका में तो यहाँ पर वैल्यू बैठा कर के निकाल लिए और दूसरा पार्ट में फिर उसी के को यूज करके आंसर निकाल लिए, ये एक तरीका था। ये दूसरा तरीका बता रहा हूँ, यहाँ में आपको यहाँ तक तो काम करना होगा, के का मान लिख दीजिए ऐसे। इसके बाद देखिए ये वाला जो वैल्यू है ना किसी भी कांस्टेंट के बराबर है, तो आप बस यहाँ कर दीजिए a1 c1 b1। अगर इसका मान a1 c1 बटा b1 है तो इसका मान किसी भी कांस्टेंट के बराबर है, यानी अपने ही जैसे कांस्टेंट के बराबर होगा, तो आप यहाँ a2 c2 बटा b2 लिख सकते हैं। बात समझ में आई? और अब बन गया आपका फॉर्मूला। तो आपके सवाल के कंडीशन के अनुसार ये रहा आपका फॉर्मूला, बैठा दीजिए। क्या कह रहा था, जो कह रहा था बैठाइए। ए कितना कह रहा था? पहला पार्ट में देखिए ए कितना कह रहा था, पहले ये तो देखिए पहला पार्ट में ए कह रहा था 40 बी 12 सी 15। तो बैठाइए यहाँ पर ए 40 बी 12 सी 15, इसका मान किसके बराबर होगा? a2 c2 बटा b2। तो सर a2 तो आपको निकालना है, मान लीजिए उसको a, और b2 b का मान कितना है? 45 और c का मान 90। अब बस सॉल्व करिए। 45 से 90 गया 2 मरते, और 2 से गया 40 20 मरते, और बोलिए 6 से काट दें, 2 से ही काटो, 2 से 6 मरते और 2 से 10 मरते, 3 से काट दो, 3 से 2 मरते और 3 से 5 मरते। कितना आ गया? 2 से भी गया 5 मरते, ये बराबर आ गया 50 25। बात समझ में आई? समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्लास में ये वाले क्वेश्चन आप बनाकर तैयार रहिएगा, इसी से आगे हम जिक्र करेंगे। ठीक है, जय हिंद।